नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो होपफुली आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट, जिसमें आप दो मॉडल्स पढ़ेंगे। एक होता है लैक ओपेरॉन और दूसरा होता है ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसको हम सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके पहले आपने दो चीज़ों की पढ़ाई की। एक आपने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन, ओके, मैं यहाँ लिखती हूँ। एक आपने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और दूसरा पढ़ा ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा था कि डीएनए से क्या बन रहा था, आरएनए बन रहा था, तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे। और आरएनए से जब प्रोटीन बन रहा था तो उसे हम ट्रांसलेशन कह रहे थे, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अब ये काम यानी कि डीएनए से आरएनए का बनने का काम, जिसको कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये काम अच्छे से हो, इस वजह से इसमें जो जीन पाई जाती है, आप सबको पता है कि क्रोमोसोम में इस तरीके से डीएनए और इस डीएनए में ही जीन पाया जाता है। इस जीन का रेगुलेशन अच्छे से किया जाए, मतलब ये जैसे आपने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ा। ट्रांसक्रिप्शन में आपने देखा कि क्या हो रहा था, आरएनए पॉलीमरेज आ रहा था, टीआरएनए आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, किस तरीके से वो काम हो रहा था, ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ा। ये सारे प्रोसेसेस हम लोगों को अच्छे से अरेंज हो, इस वजह से हम उसके जीन का रेगुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे आपको जीन रेगुलेशन किसका पढ़ना है? प्रोकैरियोट का। तो एक बात आप समझिए, प्रोकैरियोट में हम ये दो चीज़ें पढ़ेंगे और ये हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। और ये चीज़ें यूकैरियोट में बहुत मतलब रेयर होती हैं। यूकैरियोट में रेयर मतलब बहुत कम पाई जाती हैं। जो लैक ओपेरॉन जिसको कि लैक्टोज ओपेरॉन कहते हैं, और टीआरपी ओपेरॉन जिसको कि ट्रिप्टोफान ओपेरॉन कहते हैं, ठीक है। ये रेगुलेशन यूकैरियोट में होता है और ट्रांसक्रिप्शन पे लेवल पे होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट पे होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोट का रेगुलेशन। तो यूकैरियोट में मैंने बताया था आपको कि इसका क्या होता है कि सेल में न्यूक्लियस, इसका ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे भी क्या होता है, ये जीन का एक्सप्रेशन देखा जाता है, और ट्रांसलेशन के लेवल पे भी। तो थोड़ा थोड़ा दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। हम पहले क्या पढ़ेंगे? ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन पढ़ेंगे किसके? प्रोकैरियोट के लेवल पे। और अगर मैं आपको बता दूं तो रेगुलेशन, अगर जीन के रेगुलेशन की बात करें, जीन रेगुलेशन, ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। प्रोकैरियोट में केवल ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है, केवल ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, जिसमें आप लैक ओपेरॉन और टीआरपी ओपेरॉन, ट्रिप्टोफान ओपेरॉन पढ़ेंगे। और वहीं यूकैरियोट की बात की जाए तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसलेशन हर लेवल पे होगा। अभी आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से इसको, ठीक है। ये जो रेगुलेशन होता है इनमें लैक ओपेरॉन वाला अभी आप पढ़ेंगे भी, ये जो लैक और ट्रिप्टोफान ओपेरॉन है, इनका जो रेगुलेशन होता है इसमें दो तरीके की जीन लगती हैं, ठीक है। एक होती है इंड्यूसिबल जीन और एक होती है रिप्रेसिबल जीन। जो इंड्यूसिबल जीन होती हैं वो काम को आगे बढ़ाती हैं, इंड्यूस करती हैं, और ये इसको रोकने का काम करती हैं जो चल रहा है और जिसकी ज़रूरत नहीं है। इसको भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। इंड्यूसिबल में लैक आता है आपका, लैक्टोज ओपेरॉन जो है ये इंड्यूसिबल है, और ट्रिप्टोफान ओपेरॉन क्या है? ये रिप्रेसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका प्रोसेस होता है। चलिए एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है।
जीन रेगुलेशन कैसे होता है, इस तरीके से जीन को रेगुलेट किया जाता है। एक स्ट्रक्चर आप अगर लैक ओपेरॉन की देख लें, ओपेरॉन मॉडल की, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का जीन होता है। ये आपका जीन है, ठीक है, ये आपका जीन है, ठीक है, ये जीन है। इसमें आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा भी था, इसमें ये रेगुलेटरी रीजन पाया जाता है, रेगुलेट करता है, डीएनए है। प्रमोटर रीजन पाया जाता है जहाँ पे बाइंडिंग होती है, कोई भी चीज़ आके यही प्रमोटर पे बाइंड करता है। ऑपरेटर रीजन होता है। स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन आप देखेंगे ओपेरॉन में अलग होगा, ZYA, और ट्रिप्टोफॉन में अलग होगा, कई सारे ABCD ऐसे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा तो mRNA बनेगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। और ये जो प्रोसेस हो रहे हम पढ़ने वाले हैं, लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफॉन ओपेरॉन, वो किस लेवल पे है, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे जीन का रेगुलेशन पढ़ने वाले। तो होपफुली इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करें प्रोकैरियोट्स में तो 2 होता है। लैक का मतलब होता है, अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। इसेंशियल क्यों होता है, सर्वाइवल और अडाप्टेशन के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंट में। जो जीन है उसको कैसा भी सेल में इन्वायरमेंट मिले, कभी सॉल्टी हो जाए, कभी कोई भी मतलब कंसंट्रेशन हो जाए सेल का, आप सबको पता है सेल में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसका वेरी करता रहता है। तो उस चीज़ में सर्वाइव करने के लिए इसके लिए ये ज़रूरी है। ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट सेल की अगर बात करें तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आप सबको पता है प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, थोड़ा बहुत ऐसे न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता अच्छे से मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है, पेरी न्यूक्लियस स्पेस होती है, न्यूक्लियर पोर होता है, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनका रेगुलेशन जो है प्राइमरी लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ज़रूरी होता है कि इनको अच्छे से सही देखा जाए हम लोग, ताकि गड़बड़ी ना हो कोई, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ऑपेरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ इसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे फिर पढ़ेंगे। ऑपेरॉन्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीन क्या होते हैं, often organized into operons which are cluster of gene transcribed as a single mRNA molecule। ये क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ जीन होते हैं। क्लस्टर ऑफ जीन का मतलब ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ जीन होते हैं। ये आपको ओपेरॉन दिखाया जा रहा है जिसमें प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन पाई जाती है, जो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू किसको, डीएनए को किस में कन्वर्ट करते हैं, mRNA मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करते हैं। यही बात बोली गई है। ये जो इनका रेगुलेशन है, एक्सप्रेशन जो है किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सिंगल प्रमोटर और ऑपरेटर रीजन के द्वारा, ठीक है। ऑपरेटर जो है बाइंडिंग साइट होते हैं रिप्रेसर प्रोटीन के लिए, दैट कैन ब्लॉक ट्रांसक्रिप्शन व्हेन बाउंडेड। यहाँ पे अभी आप देखेंगे ये जो ऑपरेटर रीजन है, अगर यहाँ आके रिप्रेसर प्रोटीन, दो जीन मैंने बताई, इंड्यूसिबल और रिप्रेसर। रिप्रेसर का मतलब दबाने वाला जीन जो बंद करेगा काम को, अगर ये आके बाइंड हो गया तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल है, आप इस सर्चिया कोलाई, ई कोलाई में पढ़ेंगे, जो कि एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, उसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, ठीक है। कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स लगते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर भी आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा है। प्रोमोटर रीजन के नियर में क्या होता है, सीक्वेंस पाए जाते हैं डीएनए के, आपने पढ़ा था साइन डेलगार्डनो सीक्वेंस, ठीक है। टारगेट जीन होते हैं, यहाँ पे एक्टिवेटर और रिप्रेसर होता है, एक्टिवेटर एक्टिवेट करता है, रिप्रेसर उनको रोकता है। ये भी आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था। अगर ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, उसको जाकर पहले देखिए तभी आपको समझ में आएगा। एक्टिवेटर क्या होते हैं, प्रमोट करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को, आपको पता था इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वेयर एज रिप्रेसर प्रिवेंट। अगर यहाँ पे एक्टिवेटर आके बाइंड हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा और ये काम चलेगा, और यहीं अगर रिप्रेसर आके बाइंड हुआ तो ये काम नहीं होगा। बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय स्मॉल मॉलिक्यूल और आयंस अलाउइंग सेल टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट क्यूज, ठीक है। यहाँ पे कुछ आयन भी इसके लिए हेल्प करते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम आयंस होते हैं, उस तरीके से कुछ आयन भी इसके बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। इन्वायरमेंट उस टाइम किस तरीके का है, हॉट है, कोल्ड है, मतलब समझ रहे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उस टाइम सेल का इन्वायरमेंट किस तरीके से, उसके हिसाब से, ठीक।
दो तरीके की जीन मैंने बताए थे, इंड्यूसिबल सिस्टम और रिप्रेसिबल सिस्टम। इंड्यूसिबल जीन क्या होते हैं, ये टिपिकली ऑफ होते हैं बाय डिफॉल्ट, मतलब हमेशा बंद रहेंगे, ठीक। जब इनको ज़रूरत होगी तभी ये क्या होते हैं, टर्न ऑन होते हैं, शुरू होते हैं जब इनको एनवायरनमेंट से सिग्नल मिलेगा कि अब तुम्हारी ज़रूरत है, अब तुम शुरू हो, तब आप देखेंगे इनकी ज़रूरत होगी। जैसे लैक ऑपेरॉन की बात करें, लैक्टोज ऑपेरॉन, तभी ये सेल में चलता है जब सेल में ग्लूकोज की कमी होती है, ठीक है। ग्लूकोज कम मात्रा में पाया जाओ तब लैक्टोज को एज अ ग्लूकोज यूज़ किया जाता है, क्योंकि लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, तोड़ के इसका ग्लूकोज यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोली गई है। रिप्रेसिबल क्या होते हैं, टिपिकली बाय डिफॉल्ट ये क्या होते हैं, ऑन होते हैं, ठीक है। और जब इनकी ज़रूरत नहीं होती है तब इनको क्या किया जाता है, ऑफ किया जाता है। एग्जाम्पल के टीआरपी ऑपेरॉन, जिसको कि ट्रिप्टोफॉन ऑपेरॉन कहते हैं, रिप्रेस करता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन ट्रिप्टोफॉन सिंथेसिस में, ठीक है। होपफुली तो आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लैक ऑपेरॉन, ठीक है। लैक ऑपेरॉन को आप समझिए। ऑपेरॉन मैंने बताया, ऑपेरॉन क्या होता है, ऑपेरॉन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ जीन होते हैं, क्लस्टर ऑफ जीन, जिसमें आपने ऑपरेटर, ठीक है, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन पढ़े। स्ट्रक्चरल जीन में भी ZYA पढ़ेंगे आप इसमें, ये सीरीज यही होता है, जया से आप याद रखते हैं ZYA, ये सीरीज यही होता है। कभी कभी पूछ लेता है कितने पाए जाते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। लैक ऑपेरॉन को हम लैक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है लैक्टोज ऑपेरॉन। लैक्टोज ऑपेरॉन, लैक्टोज क्या है, अगर बायोमॉलिक्यूल के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, ये एक डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड है, और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, और यहाँ पे इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, जैसे अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड, उसी तरीके से ग्लूकोज में, मतलब इसमें आपके डाइसैकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। तो इतनी बातें इसकी बेसिक आपको जाननी जरूरी थी, जो मैंने बता दी। लैक ऑपेरॉन और ट्रिप्टोफॉन ऑपेरॉन क्या है, क्लासिक एग्जाम्पल है जीन रेगुलेशन के प्रोकैरियोट में, स्पेशली ई कोलाई। ई कोलाई को हम इश्चरचिया कोलाई कहते हैं, जो कि एक क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कैसे जो है मेटाबॉलिज्म को जो जीन कंट्रोल करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन के रिस्पॉन्स में, ठीक है। फंक्शन क्या है लैक ऑपेरॉन का, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं लैक्टोज के ई कोलाई में, ठीक है। और इसका यूज कब किया जाता है, जब बैक्टीरिया की सेल में इन्वायरमेंटल कंडीशन में किया जाता है, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग आता है, तो जब यहाँ ग्लूकोज क्या होगा, कम होगा, लो होगा, इसका मतलब होगा डिक्रीज, तो इसकी जगह पे हम बैक्टीरिया लैक्टोज का यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था यहाँ पे 3 रीजन पाए जाते हैं, इस 3 रीजन को आप ऐसे देख लीजिए। यहाँ पे प्रमोटर रीजन, ठीक है, इस तरीके से ये सेल पाई जा रही है। ऑपरेटर रीजन, ये प्रमोटर हो गया, ऑपरेटर रीजन हो गया। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया, जिसमें ZYA, लैक जेड, लैक्टोज जेड, लैक्टोज वाई, लैक्टोज ए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, जब इसको स्टार्ट होना होगा, रिप्रेसर बाइंड करता है इसको रोकने के लिए। 2 चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा एक्टिव होता है, ठीक। तो अगर यहाँ पे ये हमेशा एक्टिव है तो इससे रिप्रेसर अगर आके बाइंड हो गया, ठीक है, हमेशा एक्टिव है, काम चल रहा है, तो अगर आके इससे रिप्रेसर बाइंड हो गया, इसका रिप्रेसर यहाँ से हट गया, ठीक है, रिप्रेसर इसको रोक के रखता है, ठीक है। और अगर इसको काम करना है, इस रिप्रेसर को आप देख रहे हैं इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे, और यहीं पे आके फिट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे फिट है। तो अगर इसको हटा दिया जाता है तो ये अपना काम करता है, मतलब लैक जेड क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोज बनाएगा, ठीक है, लैक वाई बनाएगा अपना प्रोटीन, और लैक ए क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनका काम चलेगा, ठीक। लैक ऑपेरॉन, लैक्टोज ऑपेरॉन जो कि रेगुलेटरी जीन है, इसके ऑपरेटर रीजन से आके बाइंड करेगा, किससे, ऑपरेटर रीजन से। और यही जब काम नहीं होता है, जब लैक्टोज एब्सेंट होता है, तो इससे रिप्रेसर आके बाइंड कर देता है और ये काम बंद हो जाता है। अब काम किसी वजह से होगा, ग्लूकोज से। ये तब हो रहा था जब ग्लूकोज एब्सेंट था और लैक्टोज की जरूरत थी, ठीक है।
तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि बंद कब होता है और शुरू कब होता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें कंपोनेंट पाए जाते हैं। फंक्शन मैंने आपको बता दिया, मेटाबॉलिज्म किसका करता है, लैक्टोज का। प्रमोटर रीजन पाया जाता है, ये एक डीएनए सीक्वेंस होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। यहाँ पे आके आपका आरएनए पॉलीमरेज ये देखिए आके बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पाया जाता है ऑपरेटर सीक्वेंस। ठीक है, एक बात और आप जानते चलिए, ये क्या है, अपस्ट्रीम रीजन होता है, जो आगे का रीजन होता है उसको हम स्ट्रीम रीजन कहते हैं और इसको डाउन स्ट्रीम रीजन कहते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम रीजन। तो जो आपका प्रमोटर और ऑपरेटर होता है वो अपस्ट्रीम रीजन में पाया जाता है और जो स्ट्रक्चरल जीन है वो डाउन स्ट्रीम रीजन में पाया जाता है। ठीक है, इतनी बातें भी आप थोड़ा बहुत याद रखते चलिए। ऑपरेटर डीएनए क्या है, डीएनए सीक्वेंस है एडजेसेंट टू प्रमोटर, प्रमोटर के जस्ट बगल में पाया जा रहा है जहां पर रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड करता है जब इसकी जरूरत नहीं होती है। 3 जीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो जीन क्या होते हैं, कोडिंग फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को कोड करते हैं जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, जिसमें कि जेड पाया जाता है लैक जेड जिसको कि बीटा गैलेक्टोसिडेज कहते हैं, लैक वाई पाया जाता है जिसको कि लैक्टोज परमिएज कहते हैं और लैक ए पाया जाता है जिसको थायो गैलेक्टोसिडेज ट्रांस एसिटाइलेज कहते हैं और ये यही प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो होपफुली ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या कौन सा क्या बना रहा है। ठीक है, तीनों आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक, रेगुलेशन कैसे होता है इनका, रिप्रेसर क्या होगा, नॉर्मली रिप्रेसर प्रोटीन इनकोडेड बाय लैक एल लैक आई, ठीक है, जीन बाइंड्स टू ऑपरेटर ब्लॉकिंग आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग टू द लैक जेड। नॉर्मली क्या होता है, उससे आके बाइंड कर जाता है और बंद हो जाएगा। इंड्यूसर क्या कहते हैं, वह जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा ये कन्वर्ट होगा एलोलैक्टोज में। लैक्टोज क्या होता है, ये किस में होता है, लैक्टोज जो है इनएक्टिव है, इसको पहले एलोलैक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, विच बाइंड टू द रिप्रेसर प्रोटीन, जो रिप्रेसर प्रोटीन से जाके बाइंड करेगा, उसके कन्फर्मेशनल चेंज करेगा और उसको ऑपरेटर से बाइंड करने के लिए हटाएगा। मतलब पहले लैक्टोज रहेगा, लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट किया जाएगा और वो आके इस रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा। जब उससे आकर एलोलैक्टोज बाइंड कर जाएगा तो ये ऑपरेटर को खाली रहने देगा, ऑपरेटर खाली रहेगा तो ये आगे का प्रोसेस को पूरा चलने देगा। यही बात यहाँ पे कही गई है। कैटाबोलाइट रिप्रेशन, ग्लूकोज जो है प्रेजेंट्स इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ऑपेरॉन बाय रेगुलेटिंग द कैंप सीआरपी कॉम्प्लेक्स। यही बात कही जा रही है कि मैंने आपको बताया ये पाथवे तभी चलता है जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है, ग्लूकोज कम होता है। तो जब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्लूकोज जब प्रेजेंट होगा तो वो अपना पाथवे चलाएगा जिसको कि सीएमपी सीआरपी कॉम्प्लेक्स बना के वो पाथवे चलता है और जब वो नहीं रहेगा तो लैक्टोज चलेगा। ठीक, फंक्शनैलिटी क्या है, लैक्टोज जो है अवेलेबल बट ग्लूकोज इज स्कार्स, मतलब जो लैक्टोज वो ज़्यादा हो और स्कार्स का मतलब होता है ग्लूकोज बहुत कम मात्रा में हो। तो ई कोलाई जो है प्रिफरेंशियली लैक्टोज का यूज़ करता है लाइकोपेरॉन के थ्रू और एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म लैक्टोज का करता है, मतलब शुगर की तरह लैक्टोज यूज़ करने लगेगा। लैक्टोज मैंने बताया डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। अब ग्लूकोज इसमें भी पाया जा रहा है तो जब ग्लूकोज उसकी सेल में कम होता है तो ये इस प्रोसेस को चलाता है। तो होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आपका लैक ओपेरॉन यानी कि लैक्टोज ओपेरॉन एकदम क्लियर हो गया होगा। ये क्या होता है, इंड्यूसिबल होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेसिबल जीन जो कि आपका होता है टीआरपी ओपेरॉन। टीआरपी क्या होता है, टीआरपी का फुल फॉर्म होता है ट्रिप्टोफॉन, जो कि एक अमीनो एसिड है। क्या है, अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफॉन इज अ अमीनो एसिड। ठीक है, अब ट्रिप्टोफॉन क्या होता है, कंट्रोल द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफॉन इन ई कोलाई। ये जो इस्चर्चिया कोलाई यानी कि जो बैक्टीरिया है उसमें ट्रिप्टोफॉन बनाने का काम करता है। ठीक है, ये ओपेरॉन जो है ट्रिप्टोफॉन बनाने का काम करता है। आपने अभी लैक ओपेरॉन पढ़ा, अब हम ट्रिप्टोफॉन ओपेरॉन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रिप्टोफॉन ओपेरॉन की अगर बात करें तो इसमें भी रीजन्स कितने होते हैं, सेम होते हैं उसी की तरह। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रमोटर रीजन पाया जा रहा है, ऑपरेटर रीजन पाया जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, डी लिख देती हूँ, सॉरी अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल जीन पाया जा रहा है। ये स्ट्रक्चरल जीन है, आप इसको लिख लीजिएगा, जिसमें ट्रिप्टोफॉन EDCBA, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं इस तरीके से ABCDE, उल्टा ABCDE लेकिन उल्टा आपको पढ़ना है। ठीक,
इनमें ये पाए जाते हैं और यही सीक्वेंस होता है, हमेशा इसी सीक्वेंस में पाए जाते हैं। बिल्कुल आप इसमें अपना दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। तो इनका प्रोसेसिंग कैसे होता है, इनमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये आपने देखा, ठीक है। ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये नॉर्मली एक्टिव रहते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं और इनको इनएक्टिव किया जाता है, ठीक है। जब ये एक्टिव रहेंगे तो इनएक्टिव रहेंगे तो रिप्रेसर आके इनसे बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को रोक देगा, और जब काम होता है तो रिप्रेसर को हटा दिया जाता है और इनका प्रोसेस चलने लगता है। ट्रिप्टोफान का प्रोसेस चलेगा, ऑपेरान डिप्रेस्ड रहेगा, मतलब इनएक्टिव रिप्रेसर इनएक्टिव रहेगा, तो ये अपना क्या करेंगे, जो भी प्रोटीन इनको बनाना है बनाएंगे, ठीक है। समझते हैं हम एक एक करके। कंपोनेंट्स प्रमोटर पाए जाते हैं, डीएनए सीक्वेंस होते हैं जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और इनिशिएट करेगा प्रोसेस को। ऑपरेटर क्या होते हैं, डीएनए सीक्वेंस होते हैं जहाँ रिप्रेसर आके बाइंड करेगा, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ ऑपरेटर से, ये देखिए ऑपरेटर से यहाँ रिप्रेसर आके बाइंड कर रहा है जो इसको दबाएगा, काम नहीं होने देगा, ठीक, और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, ठीक है, रेगुलेट करता है। जीन्स इनमें कितनी पाई जाती हैं, जीन कोडिंग एंजाइम कितने होते हैं, ट्रिप्टोफान में 5 होते हैं, ABCDE, लेकिन उल्टा ABCDE, ठीक है। रेगुलेशन कैसे होता है, रिप्रेसर जो होता है नॉर्मली रिप्रेसर प्रोटीन जिसको कि ट्रिप्टोफान TRPR इनकोड करता है, यह ऑपरेटर से बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को क्या होगा, रोक देगा कि ये ट्रांसक्रिप्शन ना हो। को रिप्रेसर आता है, ट्रिप्टोफान एक्ट एज अ को रिप्रेसर, ट्रिप्टोफान क्या करेगा, को रिप्रेसर की तरह एक्ट करेगा, मतलब ये रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर बाइंड करेगा, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा और फिर ये अलाउ करेगा कि ऑपरेटर से ये जाके बाइंड ना हो। यहाँ आप देख रहे हैं जब इसको शुरू होना होगा तो इस रिप्रेसर प्रोटीन से आके ट्रिप्टोफान बाइंड करेगा, अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये पहले इस तरीके से था और ये बाइंड करके रखा था यहाँ पे, अब इससे आके यहाँ पे इस तरीके से ट्रिप्टोफान बाइंड करेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, अब ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा। मतलब आपका जो मतलब इस तरीके से आप देखते हैं आपके घरों में कील गड़ी है, अगर वो इस तरीके से ना हो तो आप इसमें सामान टांग नहीं पाएंगे, सीधी हो इस तरीके से हो, मतलब ऐसे उल्टी हो तो आप उसमें टांग पाएंगे नहीं। तो उसी तरीके से अगर इनका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है तो ये रिप्रेसर जाके ट्रिप्टोफान ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा और अपना प्रोसेस चलेगा, यही बात यहाँ पे बोली गई है। एटीन्यूएशन क्या होता है, एटीन्यूएशन इन एडिशन टू ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, ट्रिप्टोफान जो है आल्सो रेगुलेटेड बाय एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन के द्वारा छीड़न जिसको कहते हैं उसके द्वारा रेगुलेट होता है, जहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है कैन बी प्रीमेच्योरली टर्मिनेटेड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रिप्टोफान एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ चार्ज टीआरएनए। कभी कभी क्या होता है, एटीन्यूएशन का प्रोसेस होता है जिसमें जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको प्रीमेच्योरली, मतलब अभी बना भी नहीं, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ये बात डिपेंड करती है कि ट्रिप्टोफान कितना है और उसके लिए टीआरएनए कितना है। अवेलेबिलिटी मतलब ट्रिप्टोफान अगर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए टीआरएनए अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज को रोक दिया जाता है। तो होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। ट्रिप्टोफान किस तरीके से काम करता है, लैकोपेरॉन, और वो रोक दिया जाता है जब वो काम नहीं करता है। तो होपफुली दोनों चीजें आपको लैकोपेरॉन और ट्रिप्टोफानोपेरॉन समझ में आ गया होगा। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है, प्रोकैरियोट में होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन, ठीक है। यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे जीन रेगुलेशन, उसके बाद ट्रांसलेशन के लेवल पे। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, ठीक है। तो जीन रेगुलेशन अगर यूकैरियोट की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, हाईली रेगुलेटेड होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस होते हैं जो कि मल्टीपल लेवल पे होते हैं, और ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिग्नल जो है मेंटेन रहे बॉडी के अंदर, होम्योस्टैसिस मेंटेन रहे, इसमें डिफरेंशिएशन हो, जो भी काम होने, डेवलपमेंट का काम होना है, वो सारी चीजें, आप सबको पता है सारी चीजें जीन रेगुलेट करती हैं, ठीक है। चाहे मेटाबॉलिज्म हो, आप देखेंगे राइबोसोम बन रहा है, ट्रिप्टोफान बन रहा है, सब जीन के द्वारा ही बन रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छी से चलती रहें, यही बात यहाँ पे बोली गई है। आप देखेंगे तो यूकैरियोट में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छे अच्छे मैंने दे रखे हैं, तो अगर डायग्राम आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस तरीके से सेल होता है, बाहर से सिग्नल आता है, ठीक है। न्यूक्लियस है यहाँ पे, न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। बाहर से सिग्नल आया क्रोमेटिन के पास, क्रोमेटिन डीएनए में चेंज हुआ, डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, आरएनए से एमआरएनए, फिर उसके देख रहे हैं यहाँ पे आरएनए यहाँ पे बन तो गया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी कैपिंग की जा रही है, इसमें टेल लगाए जा रहे हैं, इसमें जो एक्सॉन और इंट्रॉन थे, ठीक है, तो इसमें से क्या किया जा रहा है,
एंट्रॉन को हटाया जा रहा है, एंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन होते हैं उसको हटाया जा रहा है, तो ये सब मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये मॉडिफिकेशन हो गया ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे। फिर तब इसको कहाँ पे भेजा जाता है, डीएनए के पास भेजा जाता है। फिर इस डीएनए के साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है। और उसके बाद भी इसमें क्या होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, ये प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। तो यही चीज आपको पढ़नी है कि यहाँ ये दो चीज हुआ, ये कैसे हुआ और यहाँ प्रोसेसिंग कैसे होगी। जीन रेगुलेशन में यही पढ़ना है, बाकी तो आपने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ रखा है, ठीक। तो होपफुली ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी डायग्राम को देखकर। डायग्राम तो मैंने इतने अच्छे लिए हैं कि काश मुझे ऐसा पढ़ाया गया होता तो अब तक मेरा बहुत अच्छा और मैं और कुछ कर रही होती। फिलहाल मैं अच्छा कर रही हूँ, आप सबको पढ़ा रही हूँ, बट मुझे और अच्छा लगता कि अगर ऐसे हम लोगों को पढ़ाया गया होता। हम लोग के टाइम पे तो ये सब कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। अब आप सबको पता है जीन तो बनाने की जरूरत है नहीं, उसमें प्रमोटर रीजन ये सारी चीजें पाई ही जाती हैं। प्रमोटर होते हैं और इनहेंसर होते हैं, कुछ प्रमोटर होते हैं कुछ इनहेंसर होते हैं, ठीक है। प्रमोटर इनहेंसर क्या होते हैं, प्रमोटर यूकैरियोटिक जीन में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जिनमें प्रमोटर्स पाए जाते हैं, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आके बाइंड करेगा। इनहेंसर होते हैं जहाँ पे डीएनए सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, कोजक सीक्वेंस, क्योंकि यूकैरियोट में कोजक होता है और प्रोकैरियोट में साइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस होता है, ठीक। डीएनए सीक्वेंस इनहेंस करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर पाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपने पढ़ा था ETF1, ETF2, ठीक है। ये रेगुलेटरी सीक्वेंस से आके बाइंड करेंगे, या तो उसको एक्टिवेट करेंगे या रिप्रेस करेंगे, यही बात मैंने आपको बताई। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या काम है, दे कैन बी एक्टिवेटर और रिप्रेशर, ये एक्टिवेटर भी हो सकते हैं रिप्रेशर भी हो सकते हैं। इंटरैक्ट करते हैं कोरेगुलेटरी प्रोटीन से जो क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करेंगे, यहाँ पे लाके रखेंगे और इनिशिएट करेंगे, और नहीं जरूरत है तो बंद कर देंगे, यही बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम मैंने ले लिया गया, ओ सॉरी डायग्राम तो ऊपर मैंने आपको दिखाया ही। एपिजेनेटिक रेगुलेशन क्या होता है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर पाया जाता है और हिस्टोन पाया जाता है। तो आप सबने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपको न्यूक्लियस में पता है कि क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम में क्रोमेटिन पाया जाता है। क्रोमेटिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन और लिंकर डीएनए पाए जाते हैं। इस तरीके से आपका हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है जो 8 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें H2A, H2B, H3 और H4 ये पाया जाता है। ये एक लिंकर से जुड़ा होता है, ठीक है, क्रोमेटिन के मैं बात कर रही हूँ। तो ये क्या होते हैं, और इसी के अराउंड में कलर चेंज कर दूं, इसी के अराउंड में ऐसे डीएनए रैप होता है, ठीक है, डीएनए रैप होता है। जब आप डीएनए कंपैक्शन आपने पढ़ा होगा तो वहां पे इसको जरूर पढ़ा होगा कि डीएनए ऐसे पाया जाता है। मैंने एक आउटलाइन आपको बता दिया, ठीक है, किस तरीके से ये पाया जाता है। तो ये जो मशीनरी होती है इसके बारे में आप थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। डीएनए यूकैरियोट सेल में रैप्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड में, ठीक है। कहाँ पे रैप होता है, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड में क्या होता है, रैप होता है, ठीक है। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डीएनए टू ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी इज रेगुलेटेड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन। और इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है, कैसे जीन का रेगुलेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन किस में करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में। इसमें क्या करेंगे, एसिटाइलेशन करेंगे, मेथाइलेशन करेंगे, इसमें से डीएनए का मेथाइलेशन करेंगे, ठीक है। यही बात, इस वजह से आपको ये जानना जरूरी है। हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है हिस्टोन का, जनरली क्या करता है, कोरिलेट विथ एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन के साथ रिलेट करेगा, वाइल मिथाइलेशन कैन बी एसोसिएटेड विथ बोथ एक्टिवेशन एंड रिप्रेशन डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक हिस्टोन एंड साइट। और जो हिस्टोन होता है दोनों के साथ, जो आपने यहाँ पे एक्टिवेटर और रिप्रेसर पढ़ा था प्रोमोटर रीजन पे, दोनों से आके ये बाइंड करेगा, ये इसी में क्या होगा, बेसिकली इसी में चेंज किया जाता है, ठीक है। जो आप ये जीन पढ़ते हैं, जीन में ये हिस्टोन पाया जाता है, इसी में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो होपफुली अंदर की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या कही जा रही है। पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल किसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे आप कर रहे हैं कैपिंग, टेलिंग, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एमआरएनए की प्रोसेसिंग की जाती है। यूकैरियोट एमआरएनए जो है सेवरल प्रोसेसिंग स्टेप होता है, अभी मैं इसको पढ़ाऊंगी। कैपिंग, स्प्लाइसिंग और पॉलीएडेनाइलेशन होता है, जो एमआरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और ट्रांसलेशन अच्छे से होगा। जब एमआरएनए अच्छा पाया जाएगा तो आगे ट्रांसलेशन अच्छे से करेगा, प्रोटीन अच्छे से बनेगा, यही बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। सॉरी, यही बात बोली जा रही है।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं एमआरएनए में, जो एमआरएनए की स्टेबिलिटी, लोकलाइजेशन और ट्रांसलेशन को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ एमआरएनए स्टेबिलिटी किसके द्वारा, कुछ और एमआरएनए पाए जाते हैं जैसे एमआई और एसआई आरएनए, स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं और ये एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट से बाइंड करते हैं, इंड्यूस करते हैं डिग्रेडेशन और इनहिबिट ट्रांसलेशन, देयर बाय रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। मतलब ये क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो गई आपके ट्रांसक्रिप्शन वाले लेवल पे, मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ी हो गई ट्रांसक्रिप्शन वाले लेवल पे, तो यहाँ पे आके क्या होंगे, एमआई आरएनए, छोटे छोटे आरएनए होते हैं, और एसआई आरएनए आकर बाइंड कर जाएंगे और इस प्रोसेस को रोक देंगे। मतलब ये प्रोसेस नहीं होने देंगे ताकि ये आगे ना जाए और ट्रांसलेशन ना हो और गलत प्रोटीन ना बने। ये काम करते हैं एमआई आरएनए और एसआई आरएनए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपको पोस्ट मतलब इसका देखिए ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में हमने पढ़ा, और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को हम और डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। बाकी इससे रिलेटेड चीजें मैंने बताई। बेसिकली हम उसमें पढ़ेंगे कि कैपिंग कैसे की जाती है, स्प्लाइसिंग कैसे की जाती है और पॉलीएडेनाइलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके सिलेबस में एक चीज है कि रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में। तो यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, आप सबने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा है। क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका होता है। इसमें रीजन्स पाए जाते हैं कुछ, जैसे सेंट्रोमियर, टीलोमियर। उसी तरीके से इस क्रोमोसोम में आप जब इसको कलर करेंगे तो ऑरेंज कलर की जो आपको स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ इस रीजन में और इस रीजन में, इसको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। अब बोलेंगे आप इसकी जरूरत क्या है, तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये जो होता है कि डार्क कलर की इस पे स्टेनिंग आती है, ये बहुत ज्यादा टाइटली अरेंज होता है। जब क्रोमोसोम की पैकिंग आप पढ़ेंगे, आप सबने क्रोमोसोम कंपैक्शन पैकिंग पढ़ा होगा, उसमें आप देखते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, बहुत ज्यादा डार्क होता है और इसमें अरेंजमेंट डीएनए का बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। इस वजह से यहाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है क्रोमोसोम में जहां जीन पाया जाता है वो इस यूक्रोमेटिन वाले रीजन में होता है। ये डार्क लाइट स्टेन होता है और लूजली अरेंज होता है। इसी वजह से यहाँ पे यूक्रोमेटिन में होता है क्या आपका क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आप देखिए यूक्रोमेटिन और कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है और ये ऐसे लूजली अरेंज है, तो यहाँ पे क्या होता है, आसानी से ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। यही मैंने बताने के लिए दो डायग्राम आपको दिखाया है, नहीं तो अगर मैं आपको पोथा पढ़ा दूं आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं यूक्रोमेटिन क्या होता है। यूक्रोमेटिन लोकेशन मैंने आपको बता दी कहाँ पे पाया जाता है, यही बात यहाँ पे लिखी है, लोकेशन मैंने बताया। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एक रीजन में पाए जाते हैं जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो लूजली पैक्ड होते हैं, लेस कंडेंस्ड होते हैं और कंपेयर्ड हेट्रोक्रोमेटिन के कंपेयर में लेस कंडेंस होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। एक बार और दिखा देती हूँ, भूल जाते हैं आप जल्दी। ये वाला, ये लेस कंपैक्ट और ये बहुत ज्यादा ऐसे 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 अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इनकी क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी की बात करें तो यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, जनरली एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन इनमें होता है, लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं और अलाउ करते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन और आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करें और आसानी से ट्रांसक्रिप्शन हो सके, एमआरएनए बने। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पे एक्टिवली ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एमआरएनए को और ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन का इसके थ्रू। हिस्टोन मॉडिफिकेशन, यूक्रोमेटिन कैरेक्टराइज किया जाता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन के द्वारा। हिस्टोन मैंने अभी आपको बताया, ऑक्टामर यूनिट होते हैं, 8 यूनिट से बने होते हैं, लिंकर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोसोम का पार्ट होते हैं और उसी के किनारे डीएनए आपका बाइंड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रमोट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, यहाँ पे एसिटाइलेशन किया जाता है हिस्टोन टेल का, मैंने अभी आपको आगे भी बताया। ये मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, लूजन द इंटरेक्शन बिटवीन हिस्टोन और डीएनए मेकिंग और डीएनए मोर एक्सेसिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, जिसकी वजह से डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन आसानी से होता है। ठीक, हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन की। तो स्ट्रक्चर मैंने बताया डेंसली पैक्ड होते हैं, हाईली कंडेंस्ड होते हैं। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो हेट्रोक्रोमेटिन टिपिकली कहाँ पे पाए जाते हैं, पेरीफेरी पे पाए जाते हैं न्यूक्लियस के, मतलब यहाँ टीलोमियर पे आपने देखा, और क्या होते हैं, सेंट्रोमियर के रीजन में पाए जाते हैं। इनको हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी की बात करें तो इन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं या रिप्रेस्ड होते हैं, दबा दिया जाता है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी काम ही नहीं कर पाती है, नहीं होता है। जीन साइलेंसिंग में हेल्प करते हैं। जीन साइलेंसिंग, साइलेंट करना किसी को मतलब चुप करना, बंद करना। ठीक है, आपको कहा जाता है कीप साइलेंट,
वो बंद रखिए, शोर मत करिए क्लास में, ठीक है। वैसे आप सब तो बड़े बच्चे हैं, आप सब क्लास में शोर नहीं करते होंगे जब आपके प्रोफेसर पढ़ाते होंगे। जीन साइलेंसिंग विद इन हेटेरोक्रोमेटिन आर यूजुअली साइलेंस्ड और एक्सप्रेस्ड एट लो लेवल, बहुत कम लेवल पे एक्सप्रेस होते हैं। दिस रिप्रेशन इज अचीव्ड थ्रू वेरियस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग हिस्टोन मॉडिफिकेशन और डीएनए मिथाइलेशन। इसको बंद बहुत तरीके से किया जाता है, हिस्टोन में मॉडिफाई करके इसको बंद कर दिया जाता है, डीएनए मिथाइलेशन करके बंद कर दिया जाता है। हिस्टोन मॉडिफिकेशन, इसमें क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन में हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या करता है, प्रमोट कर देता है कंपैक्शन को, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन करता है और हिस्टोन मिथाइलेशन या डिस्टाइलेशन के द्वारा इसको किया जाता है। तो होपफुली इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लेक्चर में हमें बस इतनी चीजें पढ़नी थी। कल के लेक्चर में फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसलेशन के लेवल पे यूकैरियोट में क्या होता है, आपका रेगुलेशन जीन का होता है। होपफुली ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। नहीं समझ में आएंगी तो एक बार लेक्चर और देखिए, 2 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या हुआ आपका, क्या हुआ, डीएनए से, ठीक है, आरएनए बना, ठीक है, आरएनए बना, और ये एमआरएनए जब बन गया एमआरएनए और इसका ट्रांसलेशन होना है, तो ये अब कहाँ पे होगा, इस साइटोप्लाज्म में होगा। तो आप सबको पता है यहाँ पे क्या था, सिचुएशन अलग था। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया शिमला वाला कि अब यूपी से शिमला जा रहे हैं तो कपड़े लेकर जाएंगे, वूलन कपड़े, तो वही अब इसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग की जाती है। ये प्रोसेसिंग ट्रांसक्रिप्शन की केवल यूकैरियोट में होती है। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये हमेशा यूकैरियोट में होगी, क्योंकि प्रोकैरियोट में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रोकैरियोट में सारा काम साइटोप्लाज्म में होता है। तो यूकैरियोट में होगा, यूकैरियोट में 3 प्रोसेस होंगी। एक होगा आपका कैपिंग, दूसरा होगा पॉलीएडिनाइलेशन जिसको कि टेलिंग कहते हैं, और तीसरा होगा स्प्लाइसिंग। पॉलीएडिनाइलेशन आपने पढ़ा भी टर्मिनेशन के टाइम पे। कैपिंग यहाँ होती है इसकी आगे की तरफ, ठीक है, ये सब आप मत देखिए, बहुत हार्ड है। प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पॉलीएडिनाइलेशन होगा। ये सीक्वेंस देखिए, AAA मिल गया, और यहाँ पे पॉली ए टेल ऐड होगा, ठीक है, इस तरीके से इनका एडिशन होगा। चलिए इसको देखते हैं। इस तरीके से कुछ काम होगा, डीएनए होगा, डीएनए में प्रोमोटर रीजन है। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड लगेगा, एडिशन होगा 5 प्राइम जीटीपी का, कैपिंग होगी 5 प्राइम जीटीपी, कैपिंग हो गई इस तरीके से, ठीक है, कैप लग गया, और 3 प्राइम ए टेल इस तरीके से इसमें ऐड हो गया। मतलब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कैपिंग कर दी गई, ताकि ये पता है क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो इसको तोड़ देंगे। आरएनए बहुत अनस्टेबल होता है तो इसको तोड़ देंगे, इसलिए इसकी कैपिंग कर दी जाती है, मॉडिफाई थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया जाता है, ताकि जैसे आप थर्मामीटर देखते हैं तो थर्मामीटर में से किंक लगा होता है, ये किंक इसलिए लगा होता है ताकि पारा उसका गिर ना जाए। वही काम यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि ये साइटोप्लाज्म में जाने के बाद टूट ना जाए। एडिशन कर दिया जाता है पॉली ए टेल का। उसके बाद आरएनए स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग क्यों होती है, आप सबको पता है कि आरएनए जो है एक्सॉन और 2 एंट्रॉन, 2 पार्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका जो प्रोकैरियोट होता है उसमें सिर्फ एक्सॉन पाया जाता है, ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, एक्सॉन एंड एंट्रॉन, ठीक है। तो वहाँ पे स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे एंट्रॉन क्या है, नॉन कोडिंग रीजन, उसकी जरूरत नहीं होती है, तो उसको कट करना पड़ता है। उसके कट करने को स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। स्प्लाइसिंग हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होता है आरएनए प्रोसेसिंग में। कैपिंग होती है सबसे पहले, फिर स्प्लाइसिंग होती है, यानी कि इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन को कनेक्ट किया जाता है। ऐसे इंट्रॉन इसको हटा देंगे तो यहाँ से एक्सॉन को फिर उठा के इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और पॉलीएडिनाइलेशन होता है 3 प्राइम एंड पे। कैपिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है इसके 5 प्राइम एंड का, ठीक है, 5 प्राइम एंड का मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया। प्रोसेस क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड सिंथेसाइज द इनिशियल सेगमेंट ऑफ एमआरएनए, जहाँ पे 7 मेथाइल गुआनोसिन जिसको कि M7G कैप कहते हैं, ऐड कर दिया जाता है 5 प्राइम एंड पे इस तरीके से। यहाँ पे ये कैप इन अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, कैप लगा दिया गया। स्ट्रक्चर कैप कंसिस्ट होता है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड का, जो कि 5 प्राइम और 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट लिंकेज से अटैच होता है, और ये एमआरएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ताकि एमआरएनए डिग्रेड ना हो, टूटे ना, और एमआरएनए को फैसिलिटेट करता है एक्सपोर्ट करने में, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए, और हेल्प भी करता है, ठीक। ये इसीलिए कैपिंग की जाती है। और रोल क्या होता है, कैप होता है इसेंशियल एफिशिएंट रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई सारे एक्सोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, एंजाइम होते हैं। ये कटिंग क्लीविंग एंजाइम कहते हैं, सीजर, मॉलिकुलर सीजर कहते हैं इनको, कैंची कहते हैं हमारी बायोलॉजी का, ठीक है, वो कट कर देंगे, उनसे बचाने के लिए ये काम किया जाता है कैपिंग।
पॉलीएडिनाइलेशन क्या होता है? पॉलीएडिनाइलेशन क्या होता है? एडिशन करता है पॉली ए टेल का 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। एमआरएनए में स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉली ए पॉलीमरेज स्ट्रिंग बीड इस तरीके से अटैच कर दी जाती है एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड की, इसी वजह से इसको पॉली ए कह रहे हैं क्योंकि एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहा है टू द क्लीव्ड 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए, जो कट होता है, क्लीव होता है, अभी मैंने आपको बताया, उस एंड पे अटैच कर दिया जाता है। रोल क्या होता है? एमआरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए, और ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, मतलब कुल मिला के बचाने के लिए एमआरएनए को, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए और उस ट्रांसलेशन में हेल्प करने के लिए काम किए जाते हैं। स्प्लाइसिंग क्या होती है? मैंने आपको बताया कि इसको क्या करते हैं, एक्सॉन को कट करके इंट्रॉन को जोड़ना, ठीक है, सॉरी इंट्रॉन को हटा के एक्सॉन को जोड़ना स्प्लाइसिंग प्रोसेस है। इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, ठीक है, इंट्रॉन क्या नॉन कोडिंग रीजन है प्री एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट में, और एक्सॉन कोडिंग रीजन है। तो मैच्योर एमआरएनए जो बनता है, प्रोसेस कैसे होता है? स्प्लाइसिंग इज मेडिएटेड बाय स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसका यूज किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पाए जाते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसको SNRNPs कहा जाता है, और कुछ अदर प्रोटीन पाए जाते हैं, वो हेल्प करते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है इसमें? इंट्रॉन को एक्सॉन से अलग कर दिया जाता है, फिर कट करके एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? स्प्लाइसिंग जो है क्रूशियल होता है प्रोटीन की डाइवर्सिटी के लिए, इसकी वजह से प्रोटीन अलग अलग होते हैं, जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, और प्रॉपर फंक्शन ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। तो होपफुली आपको तीनों प्रोसेस समझ में आ गए होंगे कि क्यों जरूरत पड़ी कैपिंग की, क्यों जरूरत पड़ी पॉलीएडिनाइलेशन की, क्यों जरूरत पड़ी स्प्लाइसिंग की यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में इसकी जरूरत नहीं थी, तो ये काम नहीं हुआ। तो होपफुली अब आपका कभी भी इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन जो वो फंक्शन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कभी भी अनक्लियर नहीं रहेगा, आपको बहुत क्लियर हो गया। हम इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।